नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं विशेष। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी पार्टियां नतीजों का इंतजार करने के साथ साथ अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। वोटों की गिनती मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी और इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्यसभा टीवी ने भी सबसे पहले और सबसे सटीक निष्पक्ष रुझानों और नतीजों को आप तक पहुंचाने के लिए हर बार की तरह खास इंतजाम किए हैं। और क्या कुछ रहेगा कल के मतगणना के लिए खास, ये सब देखेंगे अगले आधे घंटे में। शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष दिल्ली की जंग। तो दिल्ली की जनता बेसब्री से अब नतीजों का इंतजार कर रही है। दिल्ली का ताज किसके सिर होगा, ये नतीजे ही बताएंगे। लेकिन मतदान से ठीक बाद जारी एग्जिट पोल ने जनता और नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। आइए देखते हैं तमाम न्यूज एजेंसियों और चैनलों के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव हर दिन नेताओं की बयानबाजी से सुर्खियों में रहा। कभी केजरीवाल, इज्जत की जिंदगी देंगे, सम्मान की जिंदगी देंगे आप लोगों को। हर पैसे का हिसाब मिलेगा। तो कभी किरण बेदी, जिसके लिए पैसा है वहीं जाएगा। कभी माकन, बिजली के मीटर देर बांटते हैं, लोगों को फालतू पैसे लिए जाते हैं। हर पार्टी अपनी जीत के दावे करती रही। लेकिन मीडिया में आए ओपिनियन पोल पर्दे पर जनता की नब्ज टटोल कर दिखाते रहे। शुरुआती ओपिनियन पोल्स में कभी आम आदमी पार्टी आगे रही तो कभी बीजेपी। लेकिन 7 फरवरी की शाम से हर खबरिया चैनल के पर्दे पर एग्जिट पोल छा गए। इनमें ज्यादातर आम आदमी पार्टी को ही आगे दिखाया गया। 70 सीटों वाली विधानसभा के लिए एबीपी नीलसन के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 43, बीजेपी को 26 और कांग्रेस को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आज तक सिसेरो ने आम आदमी पार्टी को 38 से 46 सीटें दी हैं। न्यूज 24 और चाणक्य के सर्वे में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 48 सीटें, बीजेपी को 22 और कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टीवी सी वोटर ने आम आदमी पार्टी को 35 से 43 सीटें दी हैं, जबकि बीजेपी को 25 से 33 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह न्यूज नेशन का एग्जिट पोल आपको 41 से 45 सीटें दे रहा है, बीजेपी को 23 से 27 और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें दे रहा है। इंडिया न्यूज एक्सेस ने तो आम आदमी पार्टी को 53 सीटें दे दी हैं, जबकि बीजेपी को 17 सीटों का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 0 से 2 सीटें दी गई हैं। हालांकि डाटा माइन एरिया ने आम आदमी पार्टी को महज 31 सीटें देते हुए बीजेपी को 35 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बताया है, जबकि कांग्रेस को उसने 4 सीटों का अनुमान जताया है। एग्जिट पोल में मिले स्पष्ट बहुमत से आम आदमी पार्टी तो खुश दिखी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अनुमानों से अलग नतीजों का दावा कर रहे हैं। हम एग्जिट पोल के नतीजों को ठीक है आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है, लेकिन हम इन पे बहुत ज्यादा अभी आश्वस्त होकर प्री सेलिब्रेशन मोड में नहीं है। आई थिंक अननेसेसरी एग्जिट पोल्स पर हमको रुकना नहीं है। हमको अब 10 तारीख तक वेट करना है, लेकिन एक विश्वास जरूर है और उसका एनालिसिस भी है कि क्यों हम जीतेंगे। मैं ये मानता हूं कि एग्जिट पोल्स के हिसाब से अगर नतीजे आते हैं तो इसके हार की जिम्मेवारी सिर्फ मेरी होगी। इससे पहले हुए चुनावों में कई बार एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हुए, लेकिन कई बार ये नतीजों के आसपास भी रहे। फिलहाल इंतजार मतगणना का है, जब ईवीएम से जनता का असली फैसला बाहर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल दिल्ली में चुनावी शोर के बाद अब बारी है नतीजों की। राजधानी के 673 उम्मीदवारों की किस्मत मंगलवार सुबह 8 बजे से खुलनी शुरू हो जाएगी। कल होने वाली मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके लिए पूरी दिल्ली में 14 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली चुनाव नतीजों पर पूरे देश की निगाहें हैं। मतगणना में कोई चूक ना रह जाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर खास तैयारियां की हैं। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के लिए दिल्ली के 9 जिलों में 14 मतगणना केंद्र बनाए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव में करीब 28,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है। सभी ईवीएम को मतगणना केंद्र में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखा गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी तो है, पूरा फुल प्रूफ सिस्टम होता है। उसके बाद जहाँ हमारी मशीनें हैं स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर, वो पूरा सिक्योर्ड एरिया है।
वहाँ पर बिना आई कार्ड के या बिना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के नॉट ए सिंगल पर्सन इज अलाउड टू एंटर। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। शुरुआत पोस्टल बैलेटों की गिनती से होगी। इस बार चुनाव आयोग को करीब 44,000 पोस्टल बैलेट मिले हैं। इसके करीब आधे घंटे बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए 14 काउंटिंग टेबल लगाए जाएंगे, यानी एक बार में 14 ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। इट इज एक्सपेक्टेड एक राउंड में 20, पहले राउंड में स्टार्टिंग में क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है तो 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। सब्सिक्वेंट राउंड में हमको 15 या 20 मिनट लगते हैं। कहीं भी जो मैक्सिमम जो मिनिमम लगेगा वो 3 घंटे में काउंटिंग खत्म हो जाएगी। मतगणना में उन मतदान केंद्रों को भी शामिल किया जाएगा जिन पर ईवीएम में गड़बड़ी पाए जाने के कारण सोमवार को दोबारा मतदान कराया गया। पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर में बूथ नंबर 132 पर ईवीएम से मॉक पोल के आंकड़े को हटाया नहीं गया था, जबकि दिल्ली कैंट के डीआईडी लॉन्स इलाके में बूथ संख्या 31 पर ईवीएम में गड़बड़ी के कारण पर्यवेक्षक सही रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए। विपिन चौहान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के लाइव कवरेज के लिए राज्यसभा टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। सबसे पहले और सबसे सटीक रुझान और नतीजे दिखाने के साथ ही हम करेंगे निष्पक्ष और भरोसेमंद विश्लेषण। राज्यसभा टीवी के अनुभवी रिपोर्टरों की टीम सभी मतगणना केंद्रों पर तैनात रहेगी और चुनाव नतीजों पर राज्यसभा टीवी की खास पेशकश आप मंगलवार सुबह 7 बजे से दिन भर लगातार देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की शानदार कवरेज के बाद राज्यसभा टीम एक बार फिर तैयार है सबसे तेज, निष्पक्ष और सटीक रुझान और नतीजे दिखाने के लिए। मंगलवार सुबह 7 बजे से दिन भर जारी रहेगी चुनावी नतीजों पर खास पेशकश। हमारे अनुभवी रिपोर्टरों की टीम सभी 14 मतगणना केंद्रों से भेजेगी सबसे तेज और सटीक नतीजे। राज्यसभा टीवी के संवाददाताओं की टीम बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दफ्तरों से बताएगी पार्टियों की मन की बात। राज्यसभा टीवी स्टूडियोज में हमारे भरोसेमंद एंकर हिंदी और अंग्रेजी में आप तक पहुंचाएंगे पल पल बदलती तस्वीर। हमारे साथ होगा देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषकों का पैनल जो करेगा नतीजों का निष्पक्ष विश्लेषण। राज्यसभा टीवी का खास कंट्रोल रूम कॉल जुड़ा है दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों से। यहीं से राज्यसभा टीवी पर आपको हर सीट के पल पल के रुझान दिखेंगे। निष्पक्षता और सटीकता राज्यसभा टीवी का इतिहास रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। राज्यसभा टीवी की कवरेज पर लगी भरोसे की मोहर। इसी शानदार इतिहास के साथ हम फिर हाजिर हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ। तो सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजों के लिए देखना न भूलें लोकतंत्र 2015 मंगलवार सुबह 7 बजे से दिन भर लगातार। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में मुसलमानों की कुल आबादी भले ही 13% है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विधानसभा चुनाव की शुरुआत से दिल्ली में कांग्रेस के पक्ष में यह समुदाय लामबंद दिखा, लेकिन बदले हालात में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस वोट बैंक में सेंध लगा रही है। दिल्ली के जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वो पुरानी बसावट वाले हिस्से हैं। पिछली बार 8 सीटों पर सिमटी कांग्रेस की साख बचाने में मुस्लिम बहुल सीटों का बड़ा योगदान रहा। 8 में से 4 सीटें कांग्रेस ने इन्हीं इलाकों से जीती। लेकिन राजनीति की बिसात पर आम आदमी पार्टी के उतरने के बाद समीकरण बदले बदले से नजर आ रहे हैं। दिल्ली की कुल 70 में से 10 सीटों पर तो मुस्लिम वोटों से ही हार जीत तय होती है। 5 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। 2013 विधानसभा चुनाव में मटिया महल से जेडीयू के शोएब इकबाल, बल्ली मारान से कांग्रेस के हारून यूसुफ, चांदनी चौक से कांग्रेस के प्रहलाद सिंह साहनी, ओखला से आसिफ मोहम्मद खान और सीलमपुर से चौधरी मतीन ने जीत दर्ज की थी। इस बार शोएब इकबाल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लिहाजा मटिया महल का समीकरण दिलचस्प हो गया है। इन 5 सीटों के अलावा 6 और सीटें हैं जहां मुसलमानों की तादाद 30 से 40% के बीच है। इनमें रिठाला, शाहदरा, सीमापुरी, बाबरपुर, मुस्तफाबाद और किरारी शामिल हैं। कांग्रेस की कामयाबी में इन सीटों ने अब तक अहम भूमिका निभाई है। पिछले चुनाव में 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में बीजेपी को 0, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 और जेडीयू को 1 सीट मिली थी। लेकिन जहां इनकी आबादी 30 से 40% के बीच है, वहां बीजेपी ने 4, कांग्रेस ने 1 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। एग्जिट पोल के मुताबिक इन सीटों पर बीजेपी को आश्वस्त करने वाले आंकड़े नहीं दिख रहे हैं।
लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो सबका साथ सबका विकास नारे के तहत इन सीटों पर भी कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली की 70 सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 12 सीटों पर भी दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। यहां पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार तीनों अहम पार्टियां इन सीटों पर अपने वोट में सुधार के दावे कर रही हैं। दिल्ली में हर छठी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी प्रदेश की कुर्सी पर बैठने के लिए इन सीटों पर जीत दर्ज करना हर पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली की 70 सीटों में से 12 सीटें आरक्षित हैं। ये है सीमापुरी, गोकलपुर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, करोलबाग, पटेल नगर, बवाना, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, मादीपुर, देवली और अंबेडकर नगर। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली बीजेपी को इन सीटों पर कामयाबी नहीं मिल पाई थी, जबकि बुरी तरह से हारने वाली कांग्रेस ने 2013 में यहां सबसे खराब प्रदर्शन किया। 2013 के चुनाव में इन 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने 9 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 2 और कांग्रेस को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस में कभी अहम दलित चेहरा माने जाने वाली कृष्णा तीरथ के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी नए सिरे से दावा कर रही है। इससे पहले उदित राज भी लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए थे, लिहाजा इन सीटों पर बीजेपी की खास नजर है। पार्टी ने प्रचार के दौरान भी इन सीटों पर काफी जोर दिया, जबकि आम आदमी पार्टी का ये कोर वोट बैंक है। बीते चुनाव में लगभग 1/3 सीटें पार्टी को इन्हीं जगहों पर हासिल हुई थी, लिहाजा प्रदर्शन दोहराने के लिए आम आदमी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस का पिछले चुनाव तक इन सीटों पर दबदबा था, लेकिन जिस तरह पिछले चुनाव में आरक्षित सीटों पर वोटरों ने पार्टी को हाशिए पर धकेल दिया, उससे उबरना कांग्रेस के लिए फिलहाल बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार वीआईपी सीटों के सियासी समीकरण देखते रहिए विशेष। Hello and welcome to India's World. Economic policies are now being literally decided not in Athens. See, ultimately there is no such thing as a free lunch. There is too much political stakes in keeping the EU hanging together. Watch experts debate the relationship of Greece with the European Union in India's World, only on Rajya Sabha Television. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष। बात हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। तो दिल्ली विधानसभा की कुछ सीटें ऐसी हैं जो सभी पार्टियों के लिए अहम हैं। देश भर की निगाहें उन सभी सीटों पर टिकी हुई हैं और इन पर जीत हार का असर समूची पार्टी के मनोबल पर पड़ सकता है। यूं तो विधानसभा की हर सीट सभी पार्टियों के लिए अहम है। किसी भी सीट पर हार विपक्ष में बैठाने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन जहां से पार्टियों के दिग्गज दांव आजमा रहे हैं, वहां हार जीत पार्टी के लिए इज्जत का सवाल बन गया है। इन पर सिर्फ पार्टियों की ही नहीं, बल्कि दिल्ली और समूचे देश की नजर है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट काफी अहम है। यहां से बीजेपी ने छात्र राजनीति से निकली नुपुर शर्मा और कांग्रेस ने अनुभवी किरण वालिया को मैदान में उतारा है। चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी में आकर मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनी किरण बेदी किशननगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने आम आदमी पार्टी ने एसके बग्गा और कांग्रेस ने बंसीलाल को टिकट दिया है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के सबसे प्रमुख उम्मीदवार अजय माकन की सदर बाजार सीट पर आम आदमी पार्टी ने मुकाबले के लिए सोमदत्त और बीजेपी ने प्रवीण जैन पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री पद के इन दावेदारों के अलावा कुछ सीटों पर दिलचस्प मुकाबले की लोग उम्मीद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया पटपटगंज से चुनाव मैदान में हैं, जहां उनकी ही पार्टी के बागी विनोद कुमार बिन्नी बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने अनिल कुमार पर दांव लगाया है। मंगोलपुरी सीट से एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने राखी बिरलान को उतारा है। उनकी टक्कर बीजेपी के सुरजीत और कांग्रेस के राजकुमार चौहान से है। रोहिणी सीट पर बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता के सामने
आम आदमी पार्टी के चरणजी लाल गुप्ता और कांग्रेस के सुखबीर शर्मा हैं। मटिया महल सीट पर जेडीयू से कांग्रेस में आए शोएब इकबाल को इस बार आम आदमी पार्टी के असीम अहमद खान और बीजेपी के अंजुम देहलवी टक्कर दे रहे हैं। दिल्ली में ये इकलौती सीट है जहां बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, लिहाजा अल्पसंख्यक बहुल इस सीट पर मुकाबला रोमांचक हो गया है। इसके अलावा चांदनी चौक से कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाली अलका लांबा के सामने बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता और कांग्रेस के पहलाज साहनी हैं। बलीमारान पर कांग्रेस के कदावर हारून यूसुफ को इस बार आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन और बीजेपी के श्याम मोरवाल से चुनौती मिल रही है। कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल कृष्णा तीरथ पटेल नगर से चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने आम आदमी पार्टी से हजारी लाल चौहान और कांग्रेस से राजेश लेलोटिया हैं। जनकपुरी में बीजेपी के अनुभवी जगदीश मुखी को उनके दामाद सुरेश कुमार टक्कर दे रहे हैं। सुरेश कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है तो आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि भी चुनौती दे रहे हैं। हालांकि ग्रेटर कैलाश पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस की शर्मिष्ठा मुखर्जी इस बार आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के सामने हैं। मालवीय नगर से पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती, दिल्ली कैंट से बीजेपी के करण सिंह तंवर और राजौरी गार्डन से आम आदमी पार्टी के जनरल सिंह पर भी सबकी नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वीआईपी सीटों के बाद अब करते हैं दिल्ली की सियासत के बड़े चेहरों की बात। शुरुआत अरविंद केजरीवाल से। भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। हरियाणा के हिसार में जन्मे अरविंद केजरीवाल ने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद 1992 में भारतीय राजस्व सेवा से जुड़ गए। अरविंद केजरीवाल की पहली नियुक्ति दिल्ली के आयकर भवन में हुई। नौकरी के दौरान उन्हें सरकारी तंत्र में पारदर्शिता की कमी दिखी और भ्रष्टाचार से लड़ने का उन्होंने मन बना लिया। आम आदमी पार्टी कह रही है पिछली बार भी आपके बिजली के दाम आदे करे थे, दोबारा आएंगे, दोबारा आपके बिजली के दाम आदे करेंगे। आज यहाँ आश्वासन देके जा रहा हूँ, 5 साल में दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे, इज्जत की जिंदगी देंगे, सम्मान की जिंदगी देंगे आप लोगों को। सन 2000 में नौकरी से छुट्टी लेने के कुछ साल बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना की। सूचना के अधिकार अभियान के लिए वो सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय समेत कई लोगों के साथ जुड़े। बाद में देश को 2005 में सूचना का अधिकार कानून मिला। अरविंद ने जन लोकपाल के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। लोकपाल पर केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ 2013 में अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। उनके इस फैसले की राजनीतिक दलों ने खूब आलोचना की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हार नहीं मानी। 2013 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 28 सीटों पर कामयाबी हासिल की। अरविंद केजरीवाल ने 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में राज्य के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन जन लोकपाल के मुद्दे पर 49 दिनों के बाद ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से कई बार माना कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना उनकी भूल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब नजर डालते हैं बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी के सफर पर। किरण बेदी बीजेपी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। 9 जून 1949 को अमृतसर में जन्मी किरण बेदी एक छोटे परिवार से निकलकर देश की पहली महिला आईपीएस बनी। 1972 में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन करने के बाद से ही वो सुर्खियों में रही। दिल्ली पुलिस कमिश्नर नहीं बनाए जाने से नाराज किरण बेदी ने वीआरएस ले लिया था। किरण बेदी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल आंदोलन के प्रमुख सदस्यों में से एक रहीं। Total good governance, in totality, as an organic whole, which includes everything, but it will be honesty based, fair, firm, and clear-headed and honest. किरण बेदी के साथ कुछ विवाद भी जुड़े। उन पर हवाई टिकट विवाद और बेटी के एमबीबीएस में दाखिले को लेकर पद के बेजा इस्तेमाल का भी आरोप लगा। अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान उन्हें सांसदों के खिलाफ बदजुबानी पर आलोचना भी झेलनी पड़ी। उनके विरोधी उन पर कट्टरपंथी होने और एनजीओ फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगा चुके हैं।
Delhi has not moved forward. It's standing still. It's only confrontational. It's only accusation. It's all allegations. Delhi is a capital. If Delhi is in trouble, economy of the country also gets affected. इस सब के बावजूद किरण बेदी का सामाजिक और पेशेवर जीवन काफी शानदार रहा। किरण बेदी को शौर्य पुरस्कार और रमन मैग्सेसे पुरस्कार के अलावा कई और पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचार समिति की कमान संभालने वाले अजय माकन को तेज तर्रार नेता के रूप में जाना जाता है। गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले माकन पार्टी में मीडिया प्रमुख की भूमिका भी निभाते रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस ने तेज तर्रार नेता अजय माकन को प्रचार समिति की कमान सौंपी। अजय माकन का जन्म 1964 में हुआ। उन्होंने राजनीति की शुरुआत 21 साल की उम्र में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से की। वो 1985 में डूसू के अध्यक्ष चुने गए। अजय माकन ने 1993 में कांग्रेस के टिकट पर राजौरी गार्डन से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और विजयी रहे। इसके बाद 1998 और 2003 में भी विधायक निर्वाचित हुए। 2003 में लगातार 3 बार विधायक रहे माकन को 39 साल की उम्र में दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और वो सबसे कम उम्र के स्पीकर बने। 2004 में अजय माकन ने केंद्र की राजनीति में कदम रखा। वो पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2009 में दोबारा जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2006 में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वो शहरी विकास राज्य मंत्री बने। माकन इस पद पर 2009 तक रहे। 2009 में उन्हें गृह राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा वो युवा मामले और खेल मंत्रालय का भी प्रभार संभाल चुके हैं। 2012 में मनमोहन सिंह सरकार में अजय माकन ने केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। लेकिन 2014 में अजय माकन नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी से चुनाव हार गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में कांग्रेस ने उन्हें सदर बाजार से मैदान में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब देखते हैं कि दिल्ली की जनता ने अब तक किस किस मुख्यमंत्री को अपनी कमान सौंपी। 7 मार्च 1952 कांग्रेस नेता चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नेतृत्व में पहली बार दिल्ली राज्य विधानसभा अस्तित्व में आई। पहली विधानसभा में कुल 48 सदस्य थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1955 तक दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। उनके बाद कांग्रेस नेता जीएन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया और वो इस पद पर 1956 तक रहे। हालांकि इसके बाद साल 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो 1993 तक जारी रहा। 1956 में विधानसभा की व्यवस्था खत्म कर दी गई और उसकी जगह 1966 में दिल्ली महानगर परिषद का प्रावधान किया गया। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। इसके बाद 1993 विधानसभा चुनाव में बीजेपी शासन में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। खुराना 3 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। साल 1996 में साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो 1998 तक इस पद पर रहे। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने अक्टूबर 1998 में पद संभाला। हालांकि सुषमा स्वराज का कार्यकाल करीब 2 महीने का ही रहा। इसके बाद 1998 से लेकर 2013 के बीच लगातार 3 बार दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं। राज्य को नवे मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल मिले। केजरीवाल दिसंबर 2013 के बाद 49 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली के अब तक के 9 मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा शिक्षित साहिब सिंह वर्मा माने जाते हैं। वर्मा के पास लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी की उपाधि थी। दूसरे नंबर पर सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित का नाम आता है। शीला एमए पास हैं, जबकि सुषमा एलएलबी। शिक्षा के लिहाज से अरविंद केजरीवाल का नाम तीसरे नंबर पर है। हालांकि केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास प्रशासनिक अनुभव होने के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का तजुर्बा भी है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। कल सुबह 7 बजे से राज्यसभा टीवी पर देखना ना भूलें। दिन भर लगातार लोकतंत्र 2015, मतगणना और रुझानों के सटीक नतीजों के लिए। फिलहाल इजाजत दीजिए और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार। Thank you.